तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जो विपुल पिछले 4 सालों से लगातार इस प्रतियोगिता को जीतते आ रहा था, वो राघव के गुस्से के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। विपुल की जान बचाने के लिए खुद उसके पिता यानी सेनापति को बीच में आना पड़ा। पर अब देखना यह है कि सेनापति और राघव के इस टकराव का क्या परिणाम होता है। ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 29। विपुल की आवाज सुनकर एक ही छलांग में सेनापति मंच पर आ गए और उन्होंने अपनी तलवार से मेरे वार को रोक लिया। मेरा मुकाबला सेनापति के साथ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी तलवार खींच ली और पीछे की ओर छलांग मारकर उनसे दूर जाकर खड़ा हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को ये लगने लगा था कि अब सेनापति जी मुझे विजयी घोषित करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग मेरे ही नाम का जय जयकार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब लोगों की आवाजें शांत हुई तो सेनापति कहने लगे, महाराज और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, कृपया मेरी बातों को शांति से सुनिएगा। मैं मानता हूँ कि राघव एक प्रतिभावान योद्धा है, उसकी प्रतिभा पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। पर आप सब इस बात को भी मत भूलिए कि विपुल अब तक का लगातार 4 बार का विजयी योद्धा रहा है, पर आज आप सभी ने देखा होगा उसने एक बार भी प्रति प्रहार नहीं किया, और इसका कारण है उसकी तबीयत। आज सुबह ही उसने मुझसे कहा था कि पिताजी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कृपया इस स्पर्धा को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दीजिए। पर आप सबका उत्साह देखकर मुझे ऐसा करना उचित नहीं लगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो लड़ रहा है और उसने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है। पर मैं उसका पिता हूँ और पिता होने के नाते मैं उसे अपने आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता को 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। सेनापति की बातें सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तभी महामंत्री जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और कहने लगे, सेनापति, ये आप क्या कह रहे हो? यहाँ उपस्थित सभी ने देखा कि राघव जीत रहा था और आपका 4 बार का विजयी लड़का हार रहा था, और अब इस लड़ाई के आखिरी दौर में जबकि आपके बेटे को हार स्वीकार करने में 2 मिनट से भी ज्यादा का समय नहीं लगता, तो उसे बचाने के लिए अब आप ये कौन सा नया नाटक रच रहे हो? महामंत्री जी, ये कोई नाटक नहीं बल्कि सच्चाई है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। सेनापति बोल रहे थे, पर बोलते वक्त उनके चेहरे पर कुटिलता के भाव साफ दिख रहे थे। महामंत्री जी सेनापति की कूटनीतिक चालों को भली भांति जानते थे, इसलिए वो बोले, सेनापति, जो प्रस्ताव आप रख रहे हो वो कदापि मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता में इस तरह का प्रावधान नहीं होता। इसके विपरीत अगर आपके बेटे की जगह ये राघव कहता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो हार रहा है, तो आप भी इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करते। हार जीत तो प्रतियोगिता का नियम है। भले ही आपका पुत्र 4 बार विजयी हुआ हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी हार ही नहीं सकता। इसीलिए ये फालतू की बहानेबाजी छोड़िए और अपने पुत्र की हार को स्वीकार कीजिए। सेनापति जान गए कि महामंत्री जी उन्हें आगे कोई अवसर नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कूटनीतिक चालों में से एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। महाराज की ओर देखते हुए वो कहने लगे, महाराज, यहाँ उपस्थित किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, पर महाराज मैं आज आपको और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि अगर ये प्रतियोगिता 5 दिनों के लिए आगे बढ़ाई जाती है तो इन 5 दिनों में मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा, और तब अगर राघव ने उसे हराया तो मैं अपना सेनापति का पद भी उसे दे दूंगा। अगर वो सचमुच एक ताकतवर योद्धा है और अगर आज उसने विपुल को हराया है तो वो उसे 5 दिन बाद भी हरा सकता है, पर तब उसे प्रथम विजेता पद के साथ साथ सेनापति का पद भी मिलेगा। क्या महाराज और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी चुनौती स्वीकार है? अभी का युद्ध देखकर और इस युद्ध में विपुल की जो हालत मैंने की थी, ये देखकर दर्शकों को ये पक्का यकीन हो गया था कि 5 दिन बाद भी मैं ही जीतूंगा। इसीलिए सब लोग खुशी से राघव राघव के नारे लगा रहे थे। लेकिन महामंत्री जी को ये पक्का पता था कि इसमें भी सेनापति की कोई ना कोई तो बहुत बड़ी चाल है। पर अभी का मेरा और विपुल का मुकाबला देखकर
वो मेरे प्रति आश्वस्त लग रहे थे। वो सोच रहे थे, सेनापति ने सिर्फ महाराज ही नहीं बल्कि पूरे क्षितिजपुर के लोगों के सामने ये ऐलान किया है, और यदि 5 दिन के बाद राघव दोबारा जीतता है तो सेनापति को अपना पद उसे देना ही होगा, क्योंकि अब वो अपनी जुबान से मुकर भी नहीं सकता था। पर महामंत्री जी सेनापति की फितरत को भली भांति जानते थे। वो जानते थे कि सेनापति के सिर्फ बातों का कोई मोल नहीं होगा, इसीलिए वो बोल पड़े, महाराज, अगर सेनापति निशुम्भ सरकारी आदेश पर यह बात लिख कर दे दे तो मैं जनता की तरफ से और राघव की तरफ से भी इस बात के लिए हामी भरता हूं। अब सेनापति शायद खुद ही अपने चाल में फंस गए थे। महामंत्री जी के मुख से सरकारी आदेश का नाम सुनकर ही वो बुरी तरह से हिल गए, पर अब वो अपनी बात से पीछे भी नहीं हट सकते थे। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर महामंत्री जी के बातों का समर्थन कर रहे थे। फिर महाराज के आदेश पर लोकपाल ने तुरंत सरकारी आदेश का लखोटा बनवाया और हस्ताक्षर के लिए उसे सेनापति के सामने कर दिया। सेनापति ने बड़े ही असहाय भाव से उस पर हस्ताक्षर कर दिए और मुकाबला 5 दिनों के लिए आगे बढ़ गया। दूसरे दिन सुबह जैसे ही राघव स्नानागार से तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि बैठक कक्ष में जानवी और महामंत्री जी बैठकर उसके माता पिता से कुछ बातें कर रहे थे। जानवी को देखकर राघव का चेहरा तो खिल गया। वो सोचने लगा, क्या महामंत्री जी यहाँ मेरे माता पिता से जानवी और मेरी शादी की बात करने यहाँ आए हैं? फिर दूसरे ही पल उसे लगने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुकाबले के फैसले के बिना कोई भी शादी की बात कैसे? राघव को कमरे में आते देख महामंत्री जी बोले, राघव, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राघव उनके पास ही मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी महामंत्री जी कहने लगे, राघव, सेनापति के रग रग से मैं भली भांति परिचित हूँ। अगर उसने 5 दिन का और समय मांगा है, मतलब उसके दिमाग में जरूर कुछ काला पीला चल रहा है, पर वो क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये बात तो अब तुम्हें भी पता चल गई होगी कि विपुल कोई योद्धा नहीं है, वो तो बस योद्धा होने का ढोंग कर रहा है। फिर भी वो 4 बार विजयी योद्धा बन पाया। उसके पीछे का कारण है सेनापति का षड्यंत्रकारी दिमाग। अपने प्रतिद्वंदी को वो मैदान में उतरने से पहले ही हरा देता है। इसके लिए उसके माँ बाप को अगवा करना, या बहन बीवी को मार डालना, या बच्चों को अगवा करना, जो भी करना पड़े वो सब करने से वो लोग पीछे नहीं हटते। फिर अपने परिवार को बचाने के लिए उसके प्रतिद्वंदी को हारना ही पड़ता है, पर हारने के बाद भी वो उनके परिवार को नहीं छोड़ता। परिवार को रिहा करने के बहाने से वो लोग उस योद्धा को इतना सताते हैं कि बेचारा वो खुद ही आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद या तो उसके परिवार को मार डालते हैं या गुलाम बनाकर कहीं बेच देते हैं। तो महामंत्री जी, आपने क्या सोचा? राघव ने पूछा। इस पर महामंत्री जी कहने लगे, राघव, मैंने तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को गुरु दानिश के आश्रम में रखने का फैसला किया है, क्योंकि मेरी नज़र में पूरे क्षितिजपुर नगर में उस आश्रम से बढ़कर दूसरी और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। तभी कुछ सोचकर राघव बोल पड़ा, पर महामंत्री जी, मैंने तो सुना है कि गुरु दानिश के आश्रम में सैनिकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। फिर बगैर सैनिकों के हम लोग वहां सुरक्षित कैसे होंगे? इसके विपरीत यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए इतने सारे सिपाही हैं, फिर भी आप। राघव, तुम नहीं जानते, ये मुट्ठी भर सिपाही सेनापति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महामंत्री राघव की बात को काटते हुए बोले। उनकी ये बात सुनकर राघव पूछने लगा, तो क्या सेनापति आश्रम पर हमला नहीं कर सकता? इस पर महामंत्री जी कहने लगे, एक बार सेनापति ने अपने भाई के साथ मिलकर करीब 100 सैनिकों के साथ आश्रम पर हमला करने आया था, पर गुरु दानिश ने अपने योग विद्या से सबको जलाकर भस्म कर डाला। बड़ी मुश्किल से सेनापति बच गया। उस घटना के बाद सेनापति ने दोबारा कभी आश्रम पर हमला करने के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि उसे पक्का यकीन हो गया था कि इस बार तो वो नसीब से बच पाया था और हर बार उसका नसीब उसका साथ नहीं देगा। इसलिए अब वो गुरु दानिश के आश्रम में गुरु जी के दर्शन करने हेतु तो जाता है, पर वहाँ कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और राघव, दूसरी बात यह कि अगर तुम 5 दिनों के लिए वहाँ रहोगे तो उनकी मार्गदर्शन में तुम्हारी तलवारबाजी के पैतरों में और निखार आएगा।
महामंत्री जी का प्रस्ताव सुनकर राघव और उसके माता पिता गुरु दानिश के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। कोठी के बाहर 2 रथ खड़े थे। जानवी जानबूझकर राघव के रथ पर सवार हो गई। राघव के माता पिता दूसरे रथ पर थे। जानवी को अपने रथ पर चढ़ते देख राघव रोमांचित हो उठा। जानवी की ओर देखते हुए उसने धीरे से पूछा, जानवी, क्या तुम भी हमारे साथ आश्रम आ रही हो? हाँ, मैं भी आश्रम आ रही हूँ, पर वहाँ रहने नहीं, बल्कि तुम्हें वहाँ पहुँचाने। तुम्हें वहाँ पहुँचाकर फिर मैं वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर जानवी राघव से सटकर खड़ी हो गई। फिर दोनों रथ आश्रम की ओर बढ़ने लगे। रथों के पीछे 100 घुड़सवार सैनिक भी चल रहे थे। जानवी की निकटता से राघव उत्तेजित हो रहा था। उसकी ये हालत देख जानवी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और कहने लगी, राघव, मुझे लगता है कि तुम्हें भगवान ने मेरे ही लिए भेजा है, इसलिए अब हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसकी ये बातें सुनकर राघव सोचने लगा, क्या ऊपर वाला उसे ये सब कुछ एक साथ दे रहा है कि उसकी झोली ही कम पड़ जाए? क्योंकि ये महल कोठी, नौकर चाकर, दास दासिया, पंच पकवान और ये ऐशो आराम की सुविधाओं से परे वो एक किसान का बेटा था और इसलिए वो मिट्टी से जुड़ा था। दिन भर मिट्टी में मेहनत करने के बाद थक हार कर शाम को जब वो बाजरे की रोटी के साथ सूखी सब्जी खाता था तो उसका स्वाद उसे पंच पकवानों से भी बढ़कर लगता था। फिर आधी छप्पर वाली घर में रात में तारे गिनते हुए कब नींद आती थी उसे भी पता नहीं चलता था। लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी ऐसी करवट लेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक हल्की सी मुस्कान देते हुए वो जानवी से कहने लगा, जानवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उल्टा मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारे रूप में सारे जहां की दौलत ऊपर वाले ने मेरी झोली में डाल दी है। नहीं राघव, जब से सेनापति ने पिताजी की चुनौती स्वीकार की तब से आज तक जब जब भी सेनापति पुत्र विपुल विजयी होता गया तब तक मेरी आत्मा की मौत होती रही, पर अब मुझे तुम्हारे रूप में नई जिंदगी मिली है। इसलिए अब अगर तुम्हें खो दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। ये कहते वक्त जानवी की आंखें डबडबा गई। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए राघव बोला, जानवी, अब उदास मत हो। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूंगा। तो दोस्तों, क्या राघव और जानवी का प्यार चरम पर पहुंचकर सफल हो पाएगा या उनके प्यार के बीच सेनापति का कोई षड्यंत्र आएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।